बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल की। देखिए, जो हम लोग बायोमॉलिक्यूल की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना हो तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन ज़रूरी होती है। डेफिनेशंस बोले तो वो परिभाषा, कि कैसे कहेंगे कि कौन बायोमॉलिक्यूल होते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज, मतलब लिविंग टिश्यूज से जितने कार्बन कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। यहां तक कोई कंफर्म? ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट, तो क्या कहेंगे अपन इसको कि ऑल द ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू। अब थोड़ी सी मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डेट केमिकल कंपाउंड्स? मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स? ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, सभी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स में क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन। तो कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड्स में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स। दीज आर एलिमेंट्स एंड दीज आर द कंपाउंड। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना। हाँ, एक बात है कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलग है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन अलग से, और टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं, लिपिड अलग हो सकते हैं। प्लांट्स में अलग हो सकते हैं इनका टाइप, और एनिमल में अलग हो सकता है। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है और हमारे में ग्लाइकोजन है, लेकिन है तो कार्बोहाइड्रेट ही ना। समझे कुछ? तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक टेबल दी गई है, और टेबल में बोला गया कि एलिमेंट्स का सीक्वेंस बताया गया। अगर आप अपने एनसीईआरटी को अपने पास रखे हैं तो वहां पर बोला गया कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका सीक्वेंस दिया गया। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है। अब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। उसमें कितने परसेंटेज क्या है उसको नहीं, सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला आपको याद रखना है। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? ओसीएन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है फिर कार्बन, और कार्बन के बाद है नाइट्रोजन। तो याद करने का तरीका भी है ओसीएन का, ओसन का, हाय, ओसन का, हाय, ठीक है, ओसन का है। और उसके बाद क्या आएगा? सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये काफी बड़ी कैटेगरीज हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में। क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, और नाइट्रोजन क्या है? सबसे कम। अगर नाइट्रोजन कितना है तो 0.2%, और अगर ऑक्सीजन को पूछा जाए तो मैक्सिमम कितना है हमारी बॉडी में? 65%। अब आप कहोगे कि पूरा शायद इसलिए नहीं बता रहे कि शायद उनको याद नहीं हो। नहीं, मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको याद नहीं करें। अगर कार्बन का परसेंटेज जानना चाहते हैं आप तो 18.5% है। अगर आप नाइट्रोजन का परसेंटेज जानना चाहते हैं तो 3.3% है। अगर आप कैल्शियम का परसेंटेज जानना चाहते हैं तो आप 1.5% है। लेकिन इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज जानना चाहते हैं तो वो 0.5 है। इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आप इसमें ऑक्सीजन को याद रखेंगे, और यहाँ पर आप सोडियम को याद रखेंगे। बाकी आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ओ सन का है सना, ओ सन का है सना।
इसके बाद अभी भी कुछ एलिमेंट्स इसमें रह गए, ठीक है, 2 एलिमेंट्स और रह गए, Mg और Si। इसके बाद है बेटा Mg एंड Si। तो अब सबसे कम अगर पूछा जाए तो क्या याद रखेंगे आप, ये तकरीबन Si है ना, ये निग्लिजिबल होता है, दिस इज निग्लिजिबल, दिस इज निग्लिजिबल, ठीक है। अब इसी प्रकार अर्थ क्रस्ट में बताया गया है, तो क्या याद रखना है आपको, मैं आपको एक तरीका याद बताता हूं। ओ सर, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ओ सर, सर में आपको क्या लेना है, सिर्फ एस, सल्फर, ठीक है। ओ सर काना, ओ सर काना, आप याद रखना है, ओ सर काना, ठीक है। फिर क्या, ओ सर काना मांगे, क्या मांग रहा है, काना मांगे, हाय, काना मांगे हाय। और कार्बन के साथ और सल्फर का कंटेंट यहाँ पर बराबर है, कार्बन और सल्फर को इसलिए हमने इक्वल करके लिख दिया है। और सबसे लीस्ट है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन यहाँ सबसे कम है, वेरी लिटिल, तो आपको याद रखना है यहाँ पर दिस इज वेरी लिटिल। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 46.6%। तो मैंने क्या कहा कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज, मतलब लिविंग टिश्यूज में वो जितने कार्बन कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो, सभी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। बस मैंने आपको क्या बात की याद रखना है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स अलग हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो सकता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन अलग हो सकता है। इतनी बातें बताओ, कंफर्म, यहां तक कोई डाउट, जल्दी बताइए। अब देखिए, अब ये सेम जो कंपोजिशन है वो ह्यूमन सेल्स के लिए भी कुछ कंपोजिशन बताया गया कि हमारे ह्यूमन जो सेल है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब ह्यूमन सेल में जो कंपोजिशन है उसका रेशियो क्या होगा, चलिए हम लोग ह्यूमन सेल के लेवल को देखेंगे। अब देखिए, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अब ह्यूमन सेल में क्या होगा, अब ह्यूमन सेल्स की अपन बात करें, अब ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा बेटा वाटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 90%। एक ह्यूमन सेल में क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा वाटर मिलेगा, वाटर, वाटर कितना होगा, 70 to 90% होने वाला है, 70 से 90% के बीच वाटर मिलने वाला। प्रोटीन कितना मिलेगा दोस्तों, प्रोटीन मिलेगा 10 to 15%। अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन है यहाँ पर 10 to 15%। तो सबसे ज्यादा वाटर, नंबर दूसरे पे क्या है बेटा, प्रोटीन, और फिर आप किसकी बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड सेल टू सेल ये 5 to 7% हो सकता है न्यूक्लिक एसिड की अगर हम लोग बात करें। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 5%, कार्बोहाइड्रेट कितना है बच्चों, 5%। ये कलर दिख रहा है, शायद कम दिख रहा है तो ब्लैक इस्तेमाल करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट 5%, लिपिड्स कितना होता है बेटा इसमें, 2% होते हैं। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की टेबल है और इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। और आयंस होते हैं ना वो सबसे कम अमाउंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1% लगभग होते हैं। अब सोचिए, एक बायोकेमिकल एनालिसिस, हमें जब भी किसी कंपाउंड्स को ट्रेस करना हो और इसमें पता लगाना हो कि उसमें क्या है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे। और जब किसी बायोलॉजिकल कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब किसी सेल की एनालिसिस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, टेक अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज। क्या करें, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेबल मतलब किसी वेजिटेबल का टुकड़ा ले लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप
पीस ऑफ लीवर ले लें, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे बेटा। बायोकेमिकल एनालिसिस, तो इस बायोकेमिकल एनालिसिस को समझते हैं। क्या बताया कि एनालिसिस क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमें क्या करना है, एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, किसी भी लिविंग टिश्यूज का सैंपल क्या चाहिए बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि टेक a सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। एनसीईआरटी कहती है कोई भी लिविंग टिश्यूज का आप एक सैंपल ले। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप किसी वेजिटेबल या किसी लीफ का कोई पीस ले लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्या ले सकते हैं, तो फिर आप किसी पीस ऑफ लीवर ले, पीस ऑफ लीवर ले, एक लीवर का टुकड़ा ले, ठीक है। पीस ऑफ लीवर स्पेलिंग सही से आपको नहीं दिख रही होगी, तो पीस ऑफ लीवर ले। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, चाय बनाने वाला वो जो कूटने वाला होता है, इसमें अदरक कूटते हो, उसको क्या कहते हैं, मोर्टर एंड पेस्टर। अब आप एक मोर्टर एंड पेस्टर लो और उसमें ये पीस ऑफ लिविंग टिश्यू को उसमें डाल दो। क्या करो, आप एक मोर्टर एंड पेस्टर लो, ठीक है, और इसमें, ठीक है, इससे कूटना है, ये कूटने वाला है। आप क्या करो, ये जो लिविंग टिश्यूज हैं इनको यहाँ डाल दिया, चाहे वो लीवर का पीस हो या फिर किसी लीफ का पीस हो, उसको अपन ने डाल दिया, और इसमें ट्राइक्लोरो एसिड डाल दो। क्या डाल दो इसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दो। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, दिस ऐड विथ, दिस इज द लिविंग टिश्यू, ये हो गया बेटा आपका लिविंग टिश्यू, और इसमें क्या डाल दो बेटा, इसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को मिक्स कर दो। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और लिविंग टिश्यूज को डाल दिया, उसके बाद क्या करो, इसको साथ में मिलाकर कूट कर पेस्ट बना लो। अब जो पेस्ट बनेगी उसे कहोगे आप स्लरी, स्लरी मतलब चटनी, और वो पेस्ट होगा वो थिक होगा, थिक पेस्ट बनेगा। और आप एक पतला सा कोई कॉटन का कपड़ा ले लो, चाहे आप कोई चीज कॉटन ले लो। क्या करो, आपने कोई कॉटन का एक कपड़ा ले लिया और वहां पर इस स्लरी को, इससे जो बना वो क्या था बेटा, स्लरी, ठीक है। स्लरी को इसमें डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और इससे छान लो। अब इससे ले लो और उसमें उस पेस्ट को भर लिया, उसको क्या करना है, छान लेना। अब इसको निचोड़ देंगे। अब जो फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा, जो निकलेगा बाहर उसे कहेंगे बेटा फिल्ट्रेट, और जो अंदर रह जाएगा, जो इस कॉटन या चीज क्लॉथ को पार करके बाहर नहीं आएगा, उसे कहेंगे रिटेंटेट। जो रह गया, जो बाहर निकल आया उसे क्या कहेंगे बेटा, फिल्ट्रेट, उसे कहोगे आप फिल्ट्रेट। और जो अंदर रह गया उसे क्या कहोगे आप बेटा, उसे कहोगे रिटेंटेट, और जो अंदर रह गया उसे क्या कहेंगे अपन, रिटेंटेट। बात यहां तक समझ में आई। जो कॉटन को, क्लॉथ को पार करके बाहर आ गया वो क्या कहलाएगा बेटा, फिल्ट्रेट। तो जो फिल्टर होकर एसिड सॉल्युबल पूल, तो ये क्या है बेटा, दिस इज द एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड के साथ बाहर आया तो क्या हो जाएगा, दिस इज द एसिड सॉल्युबल पूल। और जो बाहर नहीं आया उसको क्या कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। दिस इज द एसिड इनसॉल्युबल पूल। बात यहां तक समझ में आई। अब बेटा देखो, जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है वो रिटेंटेट कहलाएगा। अब ये फिल्ट्रेट जो है, ये जो फिल्ट्रेट है बेटा, ये होते हैं बेटा माइक्रोमोलिक्यूल। दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल। जो चीज क्लॉथ को पार करके बाहर निकल आया, जो फिल्ट्रेट है, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। जो एसिड इनसॉल्युबल होता है, इसको जो रिटेंटेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। दिस इज नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल की। अब देखो बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल तो चलो हमने कह दिया, अब पता है कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। देखो बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिनका क्या हो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, लेस देन
लेस देन 1000 डाल्टन हो, वो क्या कहलाते हैं? वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, लेस देन 1000, ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो वो क्या कहलाएंगे बेटा? माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 1000, ठीक है। अगर क्या हो बेटा, लेस देन 1000 हो तो क्या कहलाएंगे वो? अब देखो, अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल यार, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे। तो इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं अगर, तो आप इसको याद रख सकते हो, मोनोसैकेराइड्स, आप याद कर सकते हो अमीनो एसिड्स, आप याद कर सकते हो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल को, समझ लो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 हो। क्या हो बेटा? इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो क्या हो बेटा? मोर देन 1000 डाल्टन हो। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 होगा वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल के आपको एग्जांपल याद रखें तो पॉलीसैकेराइड्स याद सकते हो आप, प्रोटीन याद कर सकते हो, और न्यूक्लियो होता है ये, न्यूक्लियो एसिड्स, न्यूक्लियो एसिड्स बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर याद करना है तो क्या करोगे? पॉलीसैकेराइड्स आप इसमें याद रख सकते हो, आप प्रोटीन्स को याद रख सकते हो। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एरो बना के। अपन इसमें प्रोटीन्स को लिख सकते हैं, अपन इसमें पॉलीसैकेराइड्स को रख सकते हैं, अपन इसमें न्यूक्लिक एसिड को रख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियो एसिड्स, याद रखिएगा मेरी बात, ये न्यूक्लियो एसिड्स है, वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सोचो, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, अब आप यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे कि हमने लिपिड की तो बात की नहीं, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर इसलिए बात नहीं की, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप सुनिए, कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे, इस पर फोकस करेंगे हम लोग, और उसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि देखिए बेटा, पेन बदलते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। अब देखो, हमने क्या कहा कि अब आप सोच रहे होंगे कि हमने लिपिड की बात क्यों नहीं की। देखिए, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। जो हमारे लिपिड्स हैं ना, लिपिड्स हैं, लिपिड्स का बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, नॉट मोर देन 800 डाल्टन। तो अगर 800 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो किसमें आ जाएगा? तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। किसका पार्ट होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो है तो ये, तो लिपिड क्या हो गया बेटा? है तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल, है तो बच्चों ये माइक्रो मॉलिक्यूल, समझिएगा। लेकिन ये बोलना भी है कि माइक्रो ही है, याद रखना, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब माइक्रो ही है, लेकिन मिलता किसके साथ है? लेकिन मिलता है हमेशा एसिड इनसॉल्युबल के साथ। लेकिन ये तो मिलता कहां पर है बेटा? बट फाउंड विथ एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों है कि उनके साथ मिल रहे हैं? तो सुनो, देखो, सेल में लिपिड फ्री तो नहीं होता, तो कहां होगा? सेल में जो लिपिड होता है ना बेटा, लिपिड्स होते हैं जो लिपिड्स इन सेल, कहां पर होते हैं बेटा? फ्री नहीं होते। तो कहां पर होते हैं बेटा? ये हमेशा होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कहां पर होते हैं बेटा? तो ये बेटा हमेशा होते हैं विद इन सेल मेम्ब्रेन। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, जब ये सेल मेम्ब्रेन में है तो फिर क्या हो जाएगा? तो सेल ऑर्गेनली के सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल ऑर्गेनली के सेल मेम्ब्रेन में है। अब समझो, इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में है। अब मान लो ये सेल ब्रेक हो गई, क्या हो गई बेटा? ये सेल अगर ब्रेक हो गई कूटते समय, हमने इसको कूटा था मॉडर्न पिस्टल में, वो अदर कूटने वाले उसमें, याद करो। और ये कूटते समय ये सेल ब्रेक हो गई तो कैसी हो जाएगी बेटा? ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी, याद करो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक रबड़ बैंड लो और उसको आप कैंची से कट करो, एक रबड़ बैंड नहीं होती, उसको आप कैंची से कट करो। रबड़ बैंड का नेचर क्या है बेटा? राउंड होने का,
ठीक है, कैंची से आप काटोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो प्योरली तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन अपनी शेप को वापस गेन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपनी शेप को वापस गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो फिर से सर्कल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए बताइए, यहां तक सब कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? यहां तक सारी बातें समझ में आई? अब बेटा, जो हमेशा से सर्कल रहा है, मैंने अभी बताया रबड़ बैंड लो, उसको कैंची से काटो तो वो सर्कल वापस, अपनी टेंडेंसी होगी कि वापस सर्कल बने, तो उसमें टेंडेंसी होगी वापस सर्कल बनने की। तो लिपिड भी तो यही काम करेगा, लिपिड का भी तो यही काम है। तो ये क्या करेगा? ऐसे ब्रेक होने के बाद में फिर कोशिश करेगा इस तरह से राउंड होने की, अपनी शेप को वापस रिटेन करने की। तो ये सारे फोल्ड होकर छोटे छोटे सर्कुलर पॉकेट्स बन जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? सारे फोल्ड्स है ना, इनको हम कहेंगे सर्कुलर पॉकेट्स। तो क्या हो जाएंगे? ये सभी फोल्ड होकर सर्कुलर पॉकेट्स बन जाएंगे। अब जब वो सर्कुलर पॉकेट्स बन जाएंगे, फिर मतलब क्या होगा सर्कुलर पॉकेट्स को? मतलब ये वेसाइकिल बन जाएंगे, ये वेसाइकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? ये बेटा वेसाइकल्स बन जाएंगे। और ये वेसाइकल्स सभी एसिड इनसॉल्युबल हैं। ये सभी जो है ना वेसाइकल्स, क्या है बेटा? तो ये वेसाइकल्स ही तो है बेटा। ये दीज वेसाइकल्स आर, ये क्या है बेटा? ये एसिड इनसॉल्युबल है। दीज आर एसिड इनसॉल्युबल। तो ये वेसाइकल्स ही तो है बेटा जो एसिड इनसॉल्युबल है। नहीं दिख रहा? कोई नहीं, चेंज कर देते हैं। एसिड इनसॉल्युबल है। अब समझिए मेरी बात, तभी तो ये ऊपर रह जाएंगे। वेसाइकल्स इनसॉल्युबल है, मैंने लिपिड्स के लिए नहीं। वेसाइकल क्या है? अब इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, सर्कुलर हो जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएंगे? उस चीज क्लॉथ को पार करके बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये एसिड बेटा इनसॉल्युबल है, ये वहां पर रह जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल, तभी तो ऊपर रह गया। तो यह याद रखना कि लिपिड मैक्रो नहीं है, माइक्रो मॉलिक्यूल ही है। लिपिड क्या है बेटा? याद रखना क्या बेटा? लिपिड इज नॉट मैक्रो। मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, लिपिड क्या है बेटा? नॉट मैक्रो, मैक्रो नहीं है। ये क्या है बेटा? ओनली माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, और मिलेगा कहाँ? मिलेगा हमेशा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ मिलेगा बेटा ये हमेशा? ये हमेशा आपको मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे हम लोग अब देखते हैं मेटाबोलाइट्स को। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, पहले आप इनको जल्दी से नोट कर लें, या इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको आपको नोट्स फॉर्म में भी भेज दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा वो मुझे मेल कर सकता है।